Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our new topic which is structure of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में कंटेंट्स क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। Cell membrane or plasma membranes separate the interior of cells from the outside environment. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है कि जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसका एनवायरनमेंट और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है उसको क्या करती है, सेपरेट करती है, एक वॉल का काम करती है इन दोनों के बीच में। किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है कि साइटोप्लाज्म, वो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है? Cell membrane composed of a lipid bilayer including cholesterol which maintain their fluidity under various temperature. सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेसिकली वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स मिलकर जो है ना वो क्या बनाती हैं, सेल मेम्ब्रेन यस बनाती जी। यस। तो हम सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल भी कह सकते हैं, है ना? सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है, वो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो वॉल होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन जो इन एनिमल सेल या फिर ह्यूमंस के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है खाली। ओके मिस। अच्छा, इस पहले मॉडल के बारे में देख लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पहले ये स्टडीज हुई कि सेल सेल मेम्ब्रेन किस टाइप की होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसके बारे में जो है ना साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए। उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स में जो बहुत मशहूर मॉडल्स में क्या है, एक यूनिट मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले एक मॉडल आया था यूनिट मॉडल। यूनिट मॉडल में क्या था कि उन्होंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है कि लिपिड्स की दो लेयर हैं और उसके ऊपर वो किस चीज़ से सैंडविच हुई हुई है। उसके अपर लेयर पे क्या है, प्रोटीन की एक लेयर है और एक नीचे लेयर है। जैसे सैंडविच होता है उसके बीच में क्या है, सैंडविच जो बर्गर पैटी होता है वो बर्गर पैटी क्या है, लिपिड की दो लेयर, और जो बन होता है वो क्या है, प्रोटीन की लेयर्स हैं ऊपर उसके। लेकिन बाद में जब बाद में स्टडीज हुई तो उस मॉडल को मना कर दिया गया, ये मॉडल सही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया गया उस मॉडल को। फिर दूसरा मॉडल आया, वो उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन 1972 एस जे सिंगर एंड निकोलसन proposed फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने जो प्रपोज किया था वो वेल एक्सेप्टेड है आज तक। उसी के ज़रिए उस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें क्या है, दो लिपिड की लेयर्स हैं, लिपिड फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, और उसके ऊपर क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड हुए हुए हैं। मतलब या इन इन द फैशन ऑफ मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक की तरह प्रोटीन उस लेयर्स के ऊपर लगे हुए हैं। मोज़ेक एक अरेंजमेंट होती है, जैसे मोज़ेक का जो फ्लोर पे मोज़ेक टाइल वो लगे हुए होते थे ना, स्टोन, किसी ने देखे होंगे मोज़ेक फर्श। देखें देखें। तो वो इस तरीके से जो है ना, जो इरेगुलर पैटर्न में क्या है कि प्रोटीन एम्बेडेड हुई हुई है लिपिड के लेयर पे, डिफरेंट स्ट्रक्चर के उसमें ना। प्रोटीन इरेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है प्रोटीन का, कभी मतलब किसी लेयर पूरी लेयर में फैली हुई है, कभी किसी स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के उसमें प्रोटीन जो है वो स्प्रेड हुई हुई है। तो उसने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अब जब ये है कि इसमें बताया है कि ये किससे मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड की लेयर्स से। मिस किसी को सेल मेम्ब्रेन समझ नहीं आया? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं इधर। सेल मेम्ब्रेन क्या है कि एक मेम्ब्रेन एक लेयर है जो एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रही है, अलग कर रही है। जैसे कि रूम्स की वॉल है, वो एक रूम को दूसरे रूम से अलग कर रही है। अब वो वॉल देख रहे हैं कि वो वॉल किस चीज से मिलकर बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन ये चीज है। तो अब हम देखते हैं कि उसकी कंपोजिशन कैसे हुई हुई है, वो बनी किस चीज से है वो सेल वॉल। ये जो रूम्स की वॉल है ये ब्रिक से मिलकर बनी हुई होती है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो वॉल है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, सेल की वॉल। सेल की वॉल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस चीज, किन केमिकल से मिलकर ये बनी हुई है मेम्ब्रेन। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या है कि ये जो वॉल है ये बनी है फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स की एक लेयर, दो लेयर है उसमें। अब फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर एक मिनट में। फॉस्फोलिपिड जो है ना, सिंगल फॉस्फोलिपिड, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है ना कि ये फॉस्फोलिपिड है, एक राउंड सा स्ट्रक्चर है और दो उसकी चेन है यहाँ पर। तो अगर एक सिंगल फॉस्फोलिपिड देखा जाए तो वो ऐसा होगा कि एक राउंड का इसका स्ट्रक्चर है और एक दो उसकी फैटी एसिड की चेन है। तो इसके अंदर क्या है कि लिपिड फॉस्फोलिपिड्स से मिलकर बनी हुई है। और इसके अलावा और कौन से कंपोनेंट्स है इसके अंदर, इसके अंदर है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तीन चीज़ों से बेसिक कंपोनेंट जो क्या है इसके, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों चीज़ों से मिलकर ये लिपिड, ये लेयर बनी है, सेल मेम्ब्रेन बनी है। अब इसमें यहाँ पे लिखा, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेनली लिपिड एंड प्रोटीन। मेनली जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है इसके, लिपिड्स और प्रोटीन। और लिपिड्स कौन से हैं इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड्स ज़्यादातर। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। The cell membrane consists of three class of amphipathic lipids: phospholipids, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अब एम्फीफैटिक का मतलब क्या है कि इसके पास डुअल डुअल करेक्टर है। इसका मतलब कि ये हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। अब इसका जो दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है। अभी जो इसका हेड है, फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो इसका टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। तो हाइड्रोफिलिक जो एंड होगा वो कहाँ पर मौजूद होगा, वो क्या होगा कि जो एक जो दो लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स से मिलकर क्या बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। तो जो इसका जो अब एक लेयर होगी और फिर एक दूसरी लेयर होगी। जो एक लेयर होगी वो क्या होगी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड एरिया होता है ना, उसकी तरफ एक साइड उसकी तरफ होगा इसका। और एक साइड जो होगा वो क्या होगा, एक इनर इनर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर होगा, उसकी तरफ हो। या इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म। एक एक जो लेयर होगी वो क्या होगी, एक साइटोप्लाज्म की तरफ होगी और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगी। अब उसने क्या है इसमें, फॉस्फोलिपिड ने क्या इसमें चालाकी की, मतलब क्या किया हुआ है कि जो अपना पोलर हेड है, इसका मतलब जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो क्या किया हुआ है, वाटर की तरफ किया हुआ है। अगर अगर इसका जो नॉन पोलर, मतलब जो हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अगर वाटर की तरफ होता तो ये वाटर के अंदर नहीं रह पाती, रिपेल करती वाटर को। तो इसकी अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई है कि जो इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की तरफ है। इसी तरीके से यहाँ ये वाली जो दूसरी लेयर है उसने भी यही किया हुआ है कि जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो सेल के अंदर की तरफ किया हुआ है, हाइड्रोफोबिक एंड जो है ना वो
इन बिटवीन द लेयर किया हुआ है। तो इस तरीके से वो क्या है कि वो स्टेबल हुई हुई है ये लेयर। अब ये वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब यह है कि जो ये जो मेम्ब्रेन है ये हर किसी चीज़ को अंदर आने से नहीं अंदर आने नहीं देती। सेलेक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उसको ही वो अंदर आने की परमिशन देती है सेलेक्टिवली। मिस, ये जो येलो येलो है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये पूरी ना एक मेम्ब्रेन है, इसको इनलार्ज के करके दिखाया गया है कि पूरी एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का सही सही सही। एक पीस है ये पूरा ना। ठीक है ठीक है। एक लेयर ये हो गई और एक दूसरी लेयर ये हो गई नीचे वाली। सही। तो मैं क्या बता रही थी, तो फिर ये इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट। मिस, आप ये बता रही थी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हर चीज को अंदर हाँ नहीं आने देता। जी जी ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हर चीज, जो इतनी भी सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो ना अंदर आने देती है इतना, मतलब आसानी से। जब जिस चीज की जरूरत होती है सेल में वही चीज एंटर होगी, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर हर चीज के अंदर आने शुरू हो जाएगी, जो भी पार्टिकल्स हैं जो जिसकी सेल को नीड ही नहीं है, अगर वो पार्टिकल्स और आयंस जो है ना वो अंदर आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो सेल की जो फंक्शन हो रहा होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को, आयंस को है ना वो अंदर आने देती है सेल मेम्ब्रेन। और वो किस तरीके से अंदर आने मिस देती है? ये मिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिव चीजों को आने देती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर ये जब ये हर किसी को आने नहीं देती, तो फिर इसके लिए क्या क्या उसने बैरियर्स लगाए हुए हैं ये देखेंगे हम लोग के। अब देखेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर जब हमने फॉस्फोलिपिड्स तो देख लिया, प्रोटीन्स किस शेप में मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स का हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन्स कैसे मौजूद होते हैं। मिस, आप ये स्लाइड्स और ये जो लेक्चर्स हैं ये आप गूगल क्लासरूम पे अपडेट करेंगी या ड्राइव पर? गूगल क्लासरूम पे मैं अपडेट कर दूँगी। ठीक है मिस। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जैसे कि ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स देखते हैं कि प्रोटीन्स कैसे हैं यहाँ पर, है ना। अब कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। अब वो कैसे होती हैं इसमें डायग्राम में देख लेते हैं, इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो है ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स क्या करेंगी कि ना एक पैसेज प्रोवाइड करेंगी आयंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस को एंटर होने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर, ताकि जो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करे जब ज़रूरत हो। तो एक इन्होंने एक चैनल प्रोवाइड किया हुआ है, एक ना यहाँ से इस पूरा यहाँ से जो है ना वो आयन अंदर आएंगे। वो क्यों क्यों प्रोवाइड किया हुआ है, कि क्या वजह है कि इन्होंने ऐसा चैनल प्रोवाइड करना पड़ा इनको, जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वैसे ही आयन अंदर क्यों नहीं गए। अब ये मसला है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं, मतलब हो जाती हैं डिफ्यूजन के ज़रिए इन एंड आउट हो जाती हैं। जब जब जैसे कि गैसेस का डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है सोल्यूशन। तो उसमें क्या गैसेस, तो अब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ना वो हायर कंसंट्रेशन में है सेल के अंदर, तो वो कहाँ पर ट्रैवल करेगी, आउटसाइड द सेल, हायर टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन वो ये तो नॉन पोलर हैं, तो ये आराम से क्या कर लेंगे, इन एंड आउट हो जाएंगे। लेकिन जो पोलर सब आयंस हैं वो कैसे इन एंड आउट होंगे, क्योंकि
जो इसकी जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या है, बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है इसके अंदर, लिपिड के अंदर। लिपिड में से जो है वो, लिपिड के अंदर अगर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उस पे जब आयंस आएंगे जिसके ऊपर चार्ज होगा, तो वो क्या करेंगे, वो पोलर होंगे और वो उस पे क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा, तो वो उसको अंदर आने नहीं देगा। वो जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी फैटी एसिड चेन्स जो है ना, ये जो नजर आ रही है ब्लैक ब्लैक, ये जो है मिस ना, यानी हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, नहीं उसके हिसाब से तो तभी डिफरेंस। इन एंड आउट तो होगा। हाँ वो तो होता ही है इसके हिसाब से ना, अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ तो फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इन एंड आउट होता है सब्सटेंसेस का। लेकिन हर मिस क्या मतलब, मैं समझ नहीं आया ये। आपने अभी बोला कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड एनवायरनमेंट की कम है, तभी जो है वो जा रहे हैं या आ रहे हैं। हाँ वो यही होता है जब ना, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और एनवायरनमेंट में कम है, तो वो सेल जो है वहाँ पर ट्रैवल करे, वो जो गैसेस हैं वो वहाँ पर ट्रैवल करेंगी, इन एंड आउट होंगी। मिस मिस इस तरह तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी, नहीं अगर जैसे नहीं, एनवायरनमेंट में ये कमी जो है तो? प्रोसेस होता है ना, ये किस लिए होता है, ये इक्विलिब्रियम आ जाए बीच में ना, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो बॉडी में कम कम ज़्यादा नहीं होगा, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, डिफ्यूजन होता है। मिस ये एक्सप्लेन कर दे, इंटीग्रल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, चैनल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, इनमें डिफरेंस क्या है? हाँ वो तो मैं कर रही हूँ, अभी स्टार्ट तो किया। तो फिर क्या है कि ये प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं कि एक पूरी जो सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो पूरी जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर क्या होती है, एम्बेडेड हो जाती हैं, पूरी घुस जाती हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। और एक क्या करती हैं कि ये अब इसके ज़रिए, अब ये जो पूरी हो गई तो अब इसके अंदर बीच में जो है ना वो फैटी एसिड की चेन नहीं आएंगी, क्योंकि ये प्रोटीन पूरी मेम्ब्रेन के अंदर आ गई है। अब इसके ज़रिए क्या होगा कि जो आयंस सेल को चाहिए या सेल से बाहर जाने हैं किसी को, आयंस को, पोलर आयंस को, तो फिर वो क्या होगा कि वो इन इंटीग्रल प्रोटीन के ज़रिए इन एंड आउट हो जाएंगे। इसी तरीके मिस से, आप ये दोबारा समझा दें क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आया जो मतलब आपने ये लास्ट बार एक दरवाजा है? जी जी गेट है ये, और ये ओपन गेट है। या जो चैनल प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि ओपन गेट होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई गेट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, मतलब बस सिर्फ इस प्रोटीन, इस जब जैसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए पॉइंट दोबारा डिस्क्राइब कर। जो लिपिड की लेयर्स होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत से प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो कोई प्रोटीन जो है ना पूरी क्रॉस हो जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन हो जाती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं उसको, कि पूरी प्रोटीन वो जो लेयर है उसके अंदर तक पहुंचा हुआ है, दोनों लेयर के अंदर। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऊपर, सिर्फ एक से ऊपर अपर लेयर है उसके वहाँ पर मौजूद होते हैं, कुछ नीचे वाली लेयर पर मौजूद होते हैं। तो जो प्रोटीन अंदर तक पहुंचे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया दोनों पूरे, सही है, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो क्या, वो भी यही होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स ही होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अच्छा पेरिफेरल, पहले इंटीग्रल और पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन में क्या होता है कि मिस तो पेरिफेरल, इन सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। हाँ ये हर आयंस के, ये हर आयंस के जो भी डिफरेंट आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो हर उसके लिए ना एक स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद होता है पूरी लिपिड की लेयर के ऊपर। एक लॉक एंड की सिस्टम है, यानी कि वो कोई आयन है उसके लिए एक स्पेस है, वो उसी वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर स्पेस है, वो यहाँ पर से वही आयन जाएगा जिसके लिए ये चैनल खुला हुआ है। हर किसी की एंट्री नहीं होगी इधर से ना, जिस आयन के लिए चैनल है वही जाएगा इसके अंदर। तो मिस हर आयन के लिए अलग प्रोटीन चैनल है? अलग होता है हर किसी के लिए अलग बना हुआ है। जैसे यहाँ इंटीग्रल प्रोटीन है
तो इससे जो है स्पेसिफिक आइंस जाएंगे, ये स्पेसिफिक पेरिफेरल से जाएंगे। पेरिफेरल जो प्रोटीन होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो पूरी लेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं होते, वो सिर्फ जो है ना अपर लेयर पे मौजूद होते हैं और वो वहीं पर ही फंक्शन करते हैं, उसका इससे वहीं इनके पर दरमियान फंक्शन। बेसिक डिफरेंस क्या होगा? मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटीग्रल है या पेरिफेरल है? मिस इंटीग्रल से कौन कौन से आइंस जा सकते हैं, मतलब आप एक दो के नाम बता दें। हाँ, सोडियम पोटेशियम, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, ठीक है मिस, ठीक है। तो इसके जरिए यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा इसका जो मतलब ये ऑर्गेनिक जा सकता हाँ, जितने भी पोलर आयंस होते हैं ना वो इसके जरिए जाते हैं, जिन आयंस के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज आयंस होते हैं ना, आयंस। तो यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, जो पूरी लेयर के अंदर एम्बेडेड हुआ है, और दूसरे पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, वो सिर्फ जैसे कि लेयर के ऊपर सिर्फ अटैच हुआ हुआ है, खाली एक ऊपर लेयर पे, अपर लेयर पे अटैच हुआ हुआ है या फिर लोअर लेयर पे अटैच हुआ हुआ है, वो अंदर तक घुसा हुआ नहीं है मेम्ब्रेन के, तो वो पेरिफेरल प्रोटीन होगा। इंटीग्रल और पेरिफेरल में यही डिफरेंस है कि वो पूरा एम्बेडेड हुआ है और वो सिर्फ लेयर के ऊपर मौजूद है, पेरिफेरल प्रोटीन। अच्छा, ये इसमें ये दिखाया गया है, चैनल प्रोटीन्स का दिखाया गया है कि चैनल प्रोटीन। इसे एहसन इकबाल को ऐड कर लें क्लास में। ओके, हेलो। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स में क्या होता है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स में जैसे कि अगर ग्लूकोज की एंट्री करवानी हो तो उसके लिए एक अलग पंप है, उसके लिए उस पंप को उस प्रोटीन का नाम क्या है यहाँ पर, GLUT1। तो उसके ज़रिए सिर्फ क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो एंटर होगा। ग्लूकोज को जब भी एंटर होना होगा वो किस यहाँ से इंटीग्रल प्रोटीन यानी तो इंटीग्रल प्रोटीन को एक कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। जैसे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, मेरा एक सवाल था। जैसे आपने कहा ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है सेम होते हैं, तो इनके इनका डिफरेंस बेसिकली होता क्या है? मतलब एक तो कम्प्लीटली जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं और एक ऊपर ऊपर तक होते हैं, तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? इनका काम क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन करना, आयंस की ट्रांसपोर्टेशन करना सेल के इन एंड आउट, और इनका डिफरेंट फंक्शन है कि यहाँ पर ये ऐसा एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, जैसे कि हार्मोन के अटैचमेंट के लिए। मेरा मतलब ये है कि दोनों की कॉम्पोजिशन एक ही है, दोनों प्रोटीन की कॉम्पोजिशन एक ही है, तो ऐसा क्यों हुआ है कि कुछ प्रोटीन जो है जो ऊपर ही लग गए और कुछ जो है क्रॉस कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? उनका फंक्शन अलग है, उनका फंक्शन अलग है। वो ये जो है ना ये फिक्स होते हैं इसके अंदर, जो है ना मेम्ब्रेन के अंदर जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं अपने काम के बाद। मिस ये जो आपने पूरा बनाया है, ये प्लाज्मा का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? ये जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट लेके दिखाया है। मिस ये इंटीग्रल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दोनों ही एक अंदर तक ये जा रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क होगा? दोनों सेम ही लग रहे हैं। ये दोनों सेम ही हैं। लेकिन फिर नेम क्यों चेंज है? बेसिक जो है ना वो क्या है कि वो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन दो होते हैं प्रोटीन। मिस तो ये सेम है तो फिर अलग क्यों नाम दिया इनको? ये चैनल प्रोवाइड करते हैं तो चैनल प्रोटीन इसका नाम रख दिया गया है कि चैनल प्रोवाइड करते हैं। अब जिसमें क्या है कि दो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, एक चैनल प्रोटीन और एक वो कैरियर प्रोटीन, तो इसलिए दो नाम है इसके, एक चैनल और एक कैरियर प्रोटीन। मैम ऐसा तो नहीं कि इंटीग्रल इन करते हैं और ये चैनल आउट करते हो? नहीं ये नहीं दोनों होता। सेम इन एंड आउट दोनों ही करते हैं? ये नहीं है इसका मतलब यही है कि चैनल प्रोटीन जो होते हैं,
चैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन में क्या क्या होता है, चैनल प्रोटीन भी हो सकते हैं और कैरियर प्रोटीन भी हो सकते हैं। अब कैरियर चैनल प्रोटीन्स जो है ना वो आयंस और वाटर वगैरह मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो इन एंड आउट करते हैं, जबकि जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उसमें जो लार्जर वो भी आयंस वगैरह को करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या है कि वो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि ग्लूकोज वगैरह है इनको क्या करते हैं, इनको इन एंड आउट करने का भी काम करते हैं कैरियर प्रोटीन। तो दो टाइप के होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन में, कैरियर और चैनल प्रोटीन। चैनल में क्या है कि जैसे कि इसमें कोई गेट नहीं लगा, जैसे कोई घर गेट है, दरवाज़ा है, उसमें क्या है कि डोर लगा हुआ है इन एंड आउट बंद करने का खोलने का, तो इसमें क्या है कि कोई गेट नहीं है, बस सिर्फ ये खुला हुआ है पूरा दरवाज़ा चैनल प्रोटीन में। जबकि कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा तो ये आयंस इन एंड आउट मूव करेंगे, जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ तो फिर वो इन एंड आउट मूवमेंट हो जाएगी इसके अंदर चैनल प्रोटीन के ज़रिए। मिस तो बेसिकली इंटीग्रल और पेरिफेरल है और बाकी ये अल्फा हेलिक्स और चैनल वो इंटीग्रल की टाइप्स हैं। ये टाइप्स हैं। ओके मिस, आ गया समझ। ये प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स में हम लोग हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, एक प्रोटीन, लिपिड और एक थर्ड था कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो देखेंगे कि वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक तो अगर कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर प्रोटीन के साथ अटैच हुए तो उसको, ये जो प्रोटीन है यहाँ पर जो प्रोटीन है ना बहुत सारे पैराफिरल इंटीग्रल प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट इनके साथ अटैच हुए हुए हैं तो फिर क्या है कि इनको क्या बोलेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट जो है ना डायरेक्टली मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं होते, बस ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं होते हैं, वो या तो कि वो प्रोटीन के ऊपर अटैच हो रहे होते हैं या फिर वो लिपिड के ऊपर अटैच होते हैं। तो अगर वो लिपिड के ऊपर अटैच हुए तो उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर अटैच हुए तो उसको बोलते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोलिपिड्स ओनली अकाउंट फॉर 2% ऑफ टोटल लिपिड्स। टोटल लिपिड्स के 2% ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स विद कार्बोहाइड्रेट अटैच बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए वो प्रोटीन्स वो जो है ना वो लिपिड्स से क्या होते हैं, अटैच हुए हुए होते हैं। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और सेल की रिकॉग्निशन में काम करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब जो है वो क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जो सेल जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ लिपिड्स यहाँ पर क्या, एक तो हो गया हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा हमारे पास क्या है कि कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है मेम्ब्रेन के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर मौजूद होता है? कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मली फाउंड dispersed between the hydrophobic tails of the membrane phospholipid। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है? इसमें कोलेस्ट्रॉल हमें यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर एम्बेडेड हुआ होगा इस चेन्स के यहाँ पर इस जगह मिस पे ना। कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है वो? एक मिनट यहाँ पर पढ़ लेना भी। Cholesterol regulate the fluidity of the membrane. Yes, come in.
कोलेस्ट्रॉल जो है ना मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को जो है ना वो मेंटेन करता है, जैसे कि लो टेम्परेचर, अगर कोल्ड टेम्परेचर है उसमें क्या है कि अगर एंटी फ्रीज हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या हुआ कि जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स अरेंज हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके अंदर क्या है कि कुछ स्पेसेस होंगी, तो वो उसमें क्या है वो कोलेस्ट्रॉल जाके ना वो अटैच हो जाएगा, और उसको क्या होगा कि वो एंटी फ्रीज का काम करेगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना उसको फ्रीज नहीं होने देगा, उसकी फ्लूइडिटी जो है ना मेंटेन करेगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन को ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का काम यही होता है कि वो जो चैनल्स उनको ब्रेक करे, हाँ, ब्लॉक करे। नहीं, ये पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग डिफरेंट जगहों पे मौजूद होता है ना, कोलेस्ट्रॉल पूरी जगह पे मौजूद तो नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रीडोमिनेटली ग्लाइकोप्रोटीन। वही है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होंगे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर। या अभी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट दो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में मौजूद होंगे, ज़्यादातर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म। Carbohydrates are located on the surface of cell where they recognize host cell and share information. कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो होस्ट सेल के वो रिकॉग्नाइज करते हैं होस्ट सेल, वो मतलब उसमें क्या है कि वो ऐसे है कि फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेल के ना, कार्बोहाइड्रेट्स वो उसके ज़रिए क्या है कि वो पहचान में आते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज होते हैं जिससे, और उसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। Yes, how can carbohydrates share information from one cell to other? It's not its function. ये तो mRNA का फंक्शन होता है कि एक सेल से दूसरे सेल पे वो मैसेज ट्रांसफर करे। कार्बोहाइड्रेट्स की चेन, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो मतलब सिर्फ बताते हैं कि ये सेल कौन सा सेल है क्या है, सिर्फ उसकी उसका काम तो नहीं है। मिस कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होंगे। मिस कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली काम क्या है? और मिस क्या हर सेल के कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होंगे? हर होस्ट सेल के और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या पहचान में आता है कि वो सेल का अपना ऑर्गेनिज्म का अपना पार्ट है या फिर दूसरा है किसी चीज आउटर। समझ नहीं आई ये बात। मिस आई डिडंट गेट योर आंसर मिस अभी तक। कार्बोहाइड्रेट किस तरह एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं? बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ mRNA, नॉट कार्बोहाइड्रेट। सेल भी तो मतलब सेल की कम्युनिकेशन भी तो हो रही होती है ना, जब मतलब सेल जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि सेल जो है ना सिग्नल जनरेट करते हैं, सेल जो है सिग्नल किस फॉर्म में जनरेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल प्रोटीन जो है उसके जरिए जो है ना वो सिग्नल जनरेट करते हैं, तो उसके बस मिनट सिग्नल जो है वो न्यूरो प्रोटीन के न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू होते हैं सेल के अंदर। तो वो तो होते ही हैं, लेकिन जो केमिकल जो जनरेट होता है वो सेल टू सेल भी होता है। बस वही पूछ रहा हूँ कैसे होगा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, कार्बोहाइड्रेट कैसे करेगा।
अभी तो मुझे मैं इसका नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। मिस ओके नेक्स्ट मिस, नो वरीज। अच्छा मिस आप एक शेड्यूल भेज दें, क्योंकि रोज रोज कैंसिल हो जाती है मिस, और भी सारे। जी मिस, जिस वक्त आपकी लाइट और नेट का इशू ना हो वो बता दें। जी मिस प्लीज। जो अब तो शेड्यूल है वो तो चलेगा ही ना। अब आज तो चली गई लाइट, तो अब क्या कर। 3 दिन से मिस आप क्लासेस जो है रीअरेंज कर रही हैं। कल आप लोगों ने क्लास खुद नहीं ली थी, कल आप लोगों के पास टाइम नहीं था, वरना मैंने बहुत दफा पूछा। लास्ट टाइम मिस 3 बच्चों की क्लासेस रह गई थी, जस्ट बिकॉज आपने रीअरेंज की थी क्लास। मेरी रह गई थी मिस। मेरी भी। अब मिस कल वाली क्लास का ये था कि मिस सुषमा की क्लास स्टार्ट हो गई थी, उनका तो टाइम शुरू से अंडरस्टूड है 4 बजे होती है। मिस कल 3 बजे मिस फारिया ने क्लास रखी थी अपनी। आपसे मैंने पूछा था तो आपने मुझे टाइमिंग बताई नहीं थी। रात से मैंने आपसे मैसेज किया हुआ था, आपका मेरे पास मैसेज नहीं आया। तो रात को 3 आपने बजे कब मिस किया था? फारिया। रात के बहुत लेट नाइट किया था। मिस मैंने लेट किया था, आपको आपकी क्लास है, आपको बताना चाहिए कि आपकी क्लास है आज के दिन, आपने किस टाइम रखनी है। मेरा तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि मैं टीचर्स मुझे खुद, मिस उज़मा होती है, मुझे खुद टेक्स्ट कर देती है कि कल इतने बजे क्लास है, कल इतने बजे क्लास है। ग्रुप पे मैसेज देती हैं। तो और कभी मैंने कभी आपसे एक दिन पहले बात भी की थी, उसमें बताया था कि जो है ना क्लास जो है ना वेडनेसडे और थर्सडे रख लेते हैं। तो 3 बजे आपने कहा था कि 3 बजे के टाइम शायद आपने बोला। मैंने आपसे पूछा था, आपने फिर मुझे कहा कि आई एम नॉट फ्री एट दैट टाइम। आपने आपका मैसेज दिखा सकता हूँ इसमें। चलें अभी यहाँ तो क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइम। मिस क्योंकि लास्ट में जो है मिस क्रेडिट आवर्स का मसला हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा फिर साथ में